जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में एक बड़ी जानकारी दे दी है। दरअसल भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी जी ने कहा कि भारत अब इवोल्यूशनरी अप्रोच को अपना रहा है, ना कि अचानक बड़े चेंजेस का। मतलब सबसे पहले अगर नए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना IAC-2 को INS विक्रांत जैसा बनाना चाहती है, लेकिन उसमें ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कई सुधार भी किए जाएंगे, जिसका मतलब साफ है कि रिस्क कम रहेगा, टाइम भी कम लगेगा और प्रूवन डिजाइन हमारे पास ऑलरेडी है ही। जहां तक ड्रोन्स की बात की जाए तो भारतीय नौसेना को अमेरिकी MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स 2029 से मिलने शुरू होंगे और ये भारतीय नौसेना के लिए लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी होगी। हालांकि इस गैप को भरने के लिए दृष्टि मेल ड्रोन्स को तेजी से शामिल किया जा रहा है। 10 ड्रोन में से एक तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है और भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल भी करने लगी है। जहां तक बात करते हैं निगरानी यानी कि सर्विलांस को लेकर, तो भारतीय नौसेना 6 और P-8I एयरक्राफ्ट लेना चाहती है ताकि इंडियन ओशन में दुश्मनों की पनडुब्बी और शिप ट्रैकिंग लगातार हो सके। और सबसे बड़ी बात टेडबिया फाइटर जेट को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह इस स्वदेशी कैरियर फाइटर जेट पर भी फोकस कर रही है, जो कि नेवल तेजस से मिले एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा। मतलब दोस्तों, भारतीय नौसेना अब कैरियर यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन्स, सर्विलांस और फाइटर जेट्स हर मोर्चे पर फ्यूचर रेडी बनने की तैयारी कर। और दोस्तों, यहाँ पर आपकी वो वाली बात भी क्लियर हो गई कि भारतीय नौसेना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत ने कुछ इजरायली मिसाइलों को मंगवाया, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने स्पाइस 1000 किट्स के साथ साथ एयरलोरा और आइस ब्रेकर मिसाइलों के भी ऑर्डर दिए हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इसे लेकर दावा जरूर कर रखी हैं। हालांकि हम भी तब तक इस चीज को नहीं मानते जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आ जाता, लेकिन अगर रिपोर्ट आई है तो थोड़ा उसके बारे में हम बता ही देते हैं। हालांकि अगर ये लिए भी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काफी बेहतर वेपन माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आइस ब्रेकर मिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो GPS के बिना काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं छोड़ती, यानी कि वो उसे तबाह करके ही छोड़ती है। जमीन, समुद्र, दोनों टारगेट्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लो लेवल उड़ान भरती है, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये आसानी से चकमा दे देती है। दूसरी तरफ एयरलोरा की बात की जाए तो उसका एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी आ चुका है, काफ़ी तेज स्पीड है। इसका इस्तेमाल केवल और केवल दुश्मनों के जो काफ़ी मजबूत और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं उन पर किया जाएगा और किसी भी मौसम में यह सटीक हमला कर सकती है। मतलब साफ है कि अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है तो इंडियन एयरफोर्स के पास ग्लाइड पंप, क्रूज टाइप मिसाइल्स और क्वाजी बैलिस्टिक्स हथियार होंगे, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए अब जो टेंशन है वो 100 गुना बढ़ने वाली है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारतीय वायुसेना चुपचाप तरीके से अपनी डीप स्ट्राइक क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत अपना खुद का सुपर हाईटेक जासूसी ड्रोन बना रहा है। DRDO का कहना है कि वो 6 टन के हेल क्लास के UAV को तैयार कर रहा है, जो कि 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और दिन रात निगरानी कर सकता है। इवन यहाँ पर बात ये भी सामने आई है कि अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स इस प्रोजेक्ट में सलाह भी दे रही है। और लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी और कंट्रोल पूरी तरीके से भारत के हाथ में होगा। 2029 तक पहला प्रोटोटाइप सामने आ जाएगा, यानी कि दोस्तों केवल भारत ड्रोन पर नहीं बल्कि अपने स्ट्रैटेजिक पावर पर काम कर रहा है। दोस्तों, दुश्मनों के टैंक को हम केवल अब मिसाइल से नहीं बल्कि रोबोट से उड़ाएंगे। भारतीय सेना दोस्तों अब तैयार कर रही है मैग्नेटिक माइन रोबोट, जो कि बहुत ही चुपचाप यानी कि साइलेंटली टैंक के नीचे घुस जाएगा और उससे चिपक जाएगा और सही वक्त रहते उसे खत्म कर देगा। इवन 2 से 3 किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर इसे ऑपरेट कर सकता है। मतलब इसमें ना तो सैनिकों का जोखिम है हमारा और ना ही कोई सीधी लड़ाई। और यही है दोस्तों रोबोटिक युद्ध की भारत की स्ट्रैटेजी। दोस्तों, तुर्की की मीडिया एक बड़ा दावा कर रही है। वहाँ के जितने भी ऑनलाइन पेपर्स हैं वहाँ पर ये बात सामने आई है कि उनका पड़ोसी मुल्क ग्रीस तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। ये बात तब सामने आई जब हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ग्रीस जो है वो भारत का वेब प्लेटफॉर्म को मंगवा रहा है उसका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करने के लिए। हालांकि दोस्तों असलियत बिल्कुल अलग है। ग्रीस की सेना दोस्तों यहाँ पर अगर एक्चुअल में बात की जाए तो वो पुराने हथियारों को चेंज कर रही है। उनके पास बड़ी संख्या में पुराने वाहन है जो कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के जमाने के। ऐसे में वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और ग्रीस की आर्मी भारत के टाटा ग्रुप के द्वारा बनाए गए वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को इवैल्यूएट कर रही है। हालांकि बातचीत शुरू हुई है, अभी ये सब प्रोसेस में है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इवैल्यूएशन का मतलब केवल टेस्टिंग होती है, कोई खरीद फाइनल नहीं हुई है और ना ही किसी देश के खिलाफ ये कोई युद्ध का संकेत है। लेकिन तुर्की की मीडिया जो है वो एक तरीके से आप ये समझिए कि भड़काने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो इस बात को युद्ध की घोषणा तक ले जा रहे हैं कि मतलब ऐलान जंग कर दिया गया है। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैप 8x8 कोई मामूली गाड़ी नहीं है।
स्टैंग लेवल 4 प्रोटेक्शन है इसमें, माइन और आईडी से भी बेहतर सुरक्षा देता है। एम्फीबियस क्षमता है इसमें 30 mm की टर्रेट या फिर रिमोट वेपन स्टेशन दोनों का ऑप्शन है। 600 हॉर्स पावर का इंजन है, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ग्रीस को ये वाहन इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि वो इसका इस्तेमाल अपने आइसलैंड और कोस्टल एरियाज में कर सकता है। लेकिन तुर्की की मीडिया की अगर बात की जाए तो उनको इस बात को लेकर काफी चिड़ मची हुई है कि भाई भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इवन ग्रीस जैसे नाटो देश को भारतीय प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी मतलब ऑब्वियस सी बात है, झटका तो उनको लगना ही है। और इवन दोस्तों तुर्की के डिफेंस डिप्लोमेसी को भी ये सीधा चैलेंज है और यही फ्रस्ट्रेशन है तुर्की की मीडिया की, जिससे कि वो ओवर रिएक्शन कर रहा है। सच तो ये है कि कोई जंग नहीं है, ना ही तुर्की के खिलाफ कोई कदम भारत उठा रहा है। ये सिर्फ एक रूटीन डिफेंस प्रोक्योरमेंट इवैल्यूएशन है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, इससे बात तो है कि भारतीय हथियार अब ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं और कई देश इसे बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई है, जहां भारत एक तरफ मिशन सुदर्शन चक्र के तहत पूरे देश भर में एयर डिफेंस शील्ड को तैयार कर रहा है, लेकिन एक और रिपोर्ट यहां पर सामने आई है जो बताती है कि भारत चुपचाप तरीके से एक अलग काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आ रहा है कि क्या भारत को आने वाले जंग में ड्रोन का बड़ा खतरा दिख रहा है? यहाँ पर दोस्तों पहले तो अगर हम मिशन सुदर्शन चक्र की बात करें तो ये फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ये बड़े टारगेट्स को रोक सकता है। लेकिन दोस्तों अभी जंग का तरीका बदल गया है। अब दुश्मन छोटे ड्रोन, स्वाम अटैक्स, इसके अलावा कुछ लो एल्टीट्यूड वाले हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें रोकने के लिए जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए भारत एक जॉइंट काउंटर ड्रोन ग्रिड तैयार कर रहा है और इसमें शामिल है हमारी तीनों ही आर्म फोर्सेस, जिसमें कि एक जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड बनाया जाएगा, जिसका मतलब है तीनों आर्म फोर्सेस के एंटी ड्रोन सिस्टम एक ही नेटवर्क पर जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई भारत के पास तो ऑलरेडी IACCS है, तो क्या ये उससे अलग है? और अगर ये सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है तो हम क्यों अलग से ये ग्रिड बना रहे हैं? इसका रीजन साफ है कि IACCS जो है वो बड़े टारगेट्स के लिए बना है और ड्रोन छोटे होते हैं, धीरे चलते हैं और उनका लो RCS होता है। कई बार कमर्शियल ड्रोन भी रडार में नहीं दिखते हैं। यही वजह है कि ड्रोन्स के लिए तेज, फ्लेक्सिबल और एक अलग से सिस्टम चाहिए था। ऐसे में ये जो CUAS ग्रिड है वो काम करेगी। और दोस्तों ये जो CUAS ग्रिड है ये एक जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर पर होगी, जहां से रियल टाइम हम ड्रोन को ट्रैक कर सकते हैं, थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और तुरंत रिस्पांस दे सकते हैं। और ये रिस्पांस देगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए, GNS/GPS जैमिंग के जरिए, पॉइंट डिफेंस गन्स के जरिए और लेजर वेपन्स के जरिए। मतलब हार्ड और सॉफ्ट किल दोनों मैकेनिज्म इस्तेमाल होंगे। यानी कि दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो ऊपर से रक्षा करेगा, यानी कि ऊपर से डिफेंस करेगा, लेकिन CUAS ग्रिड करेगा नीचे से। दोस्तों अमेरिका ने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा और उसे अपने देश ले गए, वो भी बिना किसी बॉम्बिंग अभियान के, यानी कि कोई बड़ा अटैक नहीं किया, कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ये सब कर कैसे दिया? किस हथियार का उसने इस्तेमाल किया? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया दोस्तों US नेवी के EA-18G ग्राउलर जेट ने, जो कि दोस्तों किसी बम या मिसाइल से अटैक नहीं करता बल्कि अपने सिग्नल से हमला करता है। और ये EA-18G कोई आम फाइटर जेट नहीं है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। पहले तो ये दुश्मनों के रडार को अंधा कर देता है, उनके कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से तोड़ देता है और इवन मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देता है। मतलब दुश्मन जंग से पहले ही पैरालाइज हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिसमें कि फाइटर बॉम्बर्स, ड्रोन्स और स्पेशल फोर्सेस एयरक्राफ्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल था ग्रोलर जेट्स का। और इस एयरक्राफ्ट ने दोस्तों दुश्मनों के रडार सिग्नल को सुना, रियल टाइम में उनका एनालिसिस किया और फिर उल्टे सीधे सिग्नल भेजकर वेनेजुएला के एयर डिफेंस को जैम कर दिया। जब रडार को कुछ दिखाई नहीं तो मिसाइल चलेगी ही नहीं। वो सब हुआ इसी ग्लाउरर की वजह से। इसने रडार की स्क्रीन्स पर फेक टारगेट्स दिखाने शुरू कर दिए। असली एयरक्राफ्ट तो ट्रैक ही नहीं हो पाया। इवन दोस्तों जो SAM सिस्टम है वो भी किसी टारगेट को लॉक नहीं कर पाया। नतीजा आपने देख लिया, बिना किसी डैमेज के अमेरिकी सेना वापस आ गई। ऐसे में दोस्तों ये जो ग्राउलर जेट है दोस्तों, ये पूरे फाइटर ग्रुप को शील्ड प्रदान करता है, इसीलिए इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। भले ही ये जंग में दिखता कम है लेकिन असर ज्यादा डालता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ही खतरनाक चीज है और आज की जंग में आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर युद्ध का राजा बन गया है। यानी कि आज की जंग मिसाइल से पहले सिग्नल में जीती जाती है। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल US ने यहाँ पर सेट किया है और यही वजह है कि अमेरिका, चाइना और भारत सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।